Guys, welcome back on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and be a part of English speaking world. आज का वीडियो कुछ ट्रिकी वर्ड्स के बारे में है जिनको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि छत का मीनिंग क्या है तो जस्ट रिप्लाई आएगा रूफ। तो सीलिंग क्या है? जैसे आपसे पूछा जाए कि ब्रेक का मीनिंग क्या है तो जस्ट रिप्लाई आएगा ब्रेक, तो तोड़ना। लेकिन प्लग का मीनिंग क्या है? इस तरीके से जब पूछा जाए तैरने का मीनिंग क्या है तो स्विम, बट फ्लोट क्या है? अगर आपको कहीं जाने की बात की जाए तो आप जस्ट बोलेंगे गो, तो विजिट क्या है? ऐसे ही कुछ ट्रिकी वर्ड्स हैं जिनको जानना हमें इंग्लिश इंप्रूविंग के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में ऐसे ही सभी ट्रिकी वर्ड्स के डिफरेंसेस को मैं क्लियर करने वाला हूं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इंप्रूव योर नॉलेज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टीच हिमसेल्फ, देन द शेयर टू अदर्स। पहले चैनल को लाइक कर लें फटाफट और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें जिससे उनको भी इस तरीके की नॉलेज मिल सके। इस तरीके की अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप कहीं भी हंसी के पात्र बन सकते हैं। सो डिफरेंट क्रिएट करना आपका काम है। पहले देखते हैं छत के दो मीनिंग, एक तो रूफ और एक सीलिंग। तो हम विजुअल के थ्रू आपको ये बताने वाले हैं कि कब हम छत को रूफ बोलेंगे और कब हम छत को सीलिंग बोलेंगे। जैसे रवि छत पर खड़ा था, तो इस छत पर खड़े होने का मतलब है छत की ऊपर वाली सतह की बात की जा रही है। तो ये छत की अपर लेयर है, क्योंकि छत के ऊपर खड़े होंगे तो यहां पर रूफ वर्ड का यूज होगा। यहां पर रूफ वर्ड का यूज होगा क्योंकि छत पर खड़ा होना मतलब छत की अपर लेयर पे ही दूसरी ऊपर वाली सतह पर खड़ा होगा पर्सन, तो इसलिए इस छत को हम रूफ बोलेंगे। तो कैसे बनेगा? रवि वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। देखिए, स्टैंडिंग वर्ड खड़े होने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज ही किया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। रवि वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, यहां पर रूफ वर्ड का यूज हुआ। दूसरा देखिए, पंखा छत पर लगा हुआ है। अब छत के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये छत नीचे वाली सतह की बात कर रहा है जो रूम से हमको दिखाई देती है। तो इस छत को हम सीलिंग बोलते हैं। इसीलिए जो ऊपर कमरे के अंदर जो फैन लगा होता है उसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं, और इसीलिए इसको हम सीलिंग बोलेंगे, ना कि रूफ। जनरली उसको भी लोग रूफ बोल देते हैं, बट वो रॉन्ग है। द फैन इज सेट इन द सीलिंग। दैट्स क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। ध्यान से सुन लें। छत ऊपर जो है, घर के ऊपर वाली जो सतह है उसको हम रूफ बोलेंगे, लेकिन रूम के अंदर जो उसका नीचे वाला हिस्सा है उसको हम सीलिंग बोलेंगे। इसलिए छत के दो मीनिंग हो गए, एक ऊपर वाली सतह रूफ और नीचे वाली सतह को, नीचे वाले सरफेस को सीलिंग बोलेंगे। अब आकाश छत की पुताई कर रहा है, यहां पर क्या यूज किया जाएगा? पुताई कहां हो सकती है ये आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा कि छत की ऊपर की सतह की पुताई की जाती है या छत के नीचे की सतह की पुताई की जाती है। तो इस छत का मीनिंग क्या सीलिंग होगा या रूफ होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। और इसको प्लीज करें, सेंटेंस को मेक करें और मेरे कमेंट सेक्शन में भेजें। अब देखिए, टू और का मीनिंग बहुत और इनफ का मीनिंग भी बहुत। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो टू का वर्ड का यूज किया जाता है वो समझ लीजिए वेरी वेरी। अगर हम दो बार किसी बहुत ज्यादा हमको बहुत बहुत दिखाना हो तो टू का यूज कर लेते हैं। टू मच, इट इज टू मच, बहुत हुआ। तो वह बहुत ज्यादा थका हुआ है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा थका हुआ है। तो ऐसे थके होने के लिए हम टू का यूज करते हैं। इनफ का यूज किस संदर्भ में होगा वो आपको देखना होगा। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो कुछ पर्याप्त जैसा मीनिंग भी देता है कि इतना ही, दैट्स इनफ। जैसे कोई आपको खाना दे रहा है और आपको अब खाना नहीं लेना है तो आप बोलेंगे दैट्स इनफ, आई डू नॉट वांट टू टेक नेक्स्ट फूड, या नेक्स्ट आइटम ऑफ द फूड, नहीं लेना चाहता। अब ये इनफ का है। और जैसे आई एट टू मच, मैंने बहुत खा लिया, तो बहुत बहुत ज्यादा खा लिया। इनफ खा लिया तो पर्याप्त खा लिया। तो देखिए,
ही, वो बहुत थका हुआ है, कैसे बोलेंगे? ही इज टू टायर्ड। ही इज टू टायर्ड मतलब बहुत बहुत ज्यादा थक गया है। अब देखिए, रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है, तो ये जो बहुत मजबूत है ये टू स्ट्रांग की बात नहीं कर रहा है, इनफ स्ट्रांग की बात कर रहा है। मतलब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, सॉरी मजबूत है, कि वो पर्याप्त मात्रा में, इनफ। तो रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? रोहित इज स्ट्रॉन्ग इनफ। इनफ जो होता है वो उस एडजेक्टिव वर्ड के पीछे यूज किया जाता है जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है। तो रोहित इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन, और जो टू है वो उस वर्ड से थोड़ा पहले यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, प्रिया बहुत लेट है, तो ये बहुत लेट है, इसको आप इनफ बोलेंगे या टू बोलेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखिए, स्विम और फ्लोट, इन दोनों का मीनिंग तैरना ही है। स्विम का मीनिंग भी तैरना होता है और फ्लोट का मीनिंग भी तैरना होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ ना कुछ फर्क होगा दोनों में। तो व्हाट इज द डिफरेंस? मछली तैर रही है, तो मछली जो है वो जब तैर रही है तो इसके लिए हमको किस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। इन दोनों का मतलब तैरना ही है, स्विम। और जैसे एक बेसिक फर्क ये है कि अगर कोई चीज खुद ब खुद तैरती है तो हम फ्लोट का यूज करते हैं। तो फिश जो है वो खुद तैर रही है, मतलब अपने आप, उसको अगर कुछ भी ना करो तब भी वो तैरती ही रहेगी। तो फिश इज फ्लोटिंग, फिश तैर रही है। जैसे शिप है, बोट है, या लोहे का कोई बड़ा सा तख्ती है, या एक वुडन लॉग है, लकड़ी का लट्ठा है, इस प्रकार की चीजें फ्लोट करती हैं, उनमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना होता है। और हम लोग तैर सकते हैं, मतलब इंसान के लिए, तो इंसान जो है वो तैरने के लिए बेसिकली नहीं बना होता है, वो बहुत एफर्ट करने के बाद ही तैरना सीख पाता है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जलीय नहीं हैं। हम लोग, इंसान जो है वो जल का जीव नहीं है, जल का जीव नहीं है, और इसलिए उसको तैरना बहुत एफर्ट के पास सीखना होता है। और जो फिश है वो एक वाटर एनिमल है, तो इसलिए उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? वी कैन स्विम, खुद इंसान के तैरने के लिए स्विम, और दूसरी चीजें खुद से जो तैरे उनके लिए फ्लोट। नेक्स्ट देखते हैं, गो का मीन्स जाना और विजिट का मीन्स भी जाना। क्या फर्क होगा? कैसे हम विजिट बोलेंगे और कैसे हम गो बोलेंगे, इसके फर्क को भी हम देखने वाले हैं। देखिए, रवि स्कूल जा रहा है, तो जब हम स्कूल जैसी जगह पर जाते हैं तो रेगुलरली जाते हैं, डेली जाते हैं वहां पे, या किसी काम की वजह से जा रहे हैं। तो ऐसे जब हम जाते हैं तो रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, तो एक जाने की क्रिया पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अगर जाने के साथ साथ देखने की भी बात की जाए, दोनों कंबाइन कर दिए जाए, कि मतलब जाना भी एक काम है और देखना, विद द गोइंग देयर इज अ सीइंग, देखना और जाना मिक्स हो जाए, तो हम उस जगह पर विजिट का यूज करेंगे। जैसे हम लोग लाल किला जाएंगे, तो लाल किला जाएंगे, लाल किले पे कुछ नहीं जाना, देखने जाएंगे लाल किला को, तो वी विल विजिट टू द रेड फोर्ट। समझ गए? अगर हम देखने लाल किला जाएंगे तो लाल किला को देखने जाएंगे, देखने और जाने दोनों को मिक्स कर दें तो विजिट। हम दोस्तों के साथ, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, इसमें गोइंग होगा या विजिटिंग होगा, आपको बताना है। अब प्लग को तोड़ना और ब्रेक का तोड़ना, प्लग मीन्स भी तोड़ना है और ब्रेक मीन्स भी तोड़ना है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। मेरे भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, तो देखिए, अगर कोई चीज टूटी है लेकिन वो एक चीज से दूसरी चीज अलग नहीं हुई है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं ब्रेक। मोस्टली हर जगह तोड़ने का कॉमन सेंस में मीनिंग ब्रेक ही आएगा। मेरे भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, तो यहां पे क्या मीनिंग आएगा इसका तोड़ने का? ब्रेक। और प्लग कब आएगा? तो प्लग तब आता है जब कोई चीज किसी चीज से अलग कर दी जाए, जैसे फूल तोड़ना,
देखिए, माई ब्रदर ब्रोक, ब्रोक मतलब तोड़ा, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म माई टॉय, मेरे भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, तो ब्रोक हो गया ब्रेक का सेकेंड फॉर्म। अब रिया फूल तोड़ रही है, तो रिया इज प्लकिंग फ्लावर्स, रिया इज प्लकिंग द फ्लावर्स। क्यों? देखिए, फूल को पेड़ से तोड़ के अलग किया जाता है, तो जब हम कोई चीज को तोड़ के अलग करते हैं तो हम प्लक का यूज करते हैं। उसने पत्ते को तोड़ा, तो वो प्लक होगा या ब्रेक, आपको बताना है। सम मतलब भी कुछ या कोई, एनी मतलब भी कुछ या कोई। एनी जो है कुछ, और देखिए सम का मीनिंग डायरेक्टली कुछ ही आता है, लेकिन एनी जो है उसका हिंदी में मीनिंग कोई जैसे आता है। जैसे, तो ये थोड़ा डिफरेंस आप अलग अलग समझ सकते हैं कि कोई मतलब सिलेक्शन का जैसे भाव प्रकट करेगा तो हम एनी का यूज करेंगे, और जब भी कोई जैसे सिलेक्शन जैसी बात करेगा तो हम एनी का यूज करेंगे, और जब हम कुछ मात्रा क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों हो सकता है तो हम उसके लिए सम का यूज करेंगे। अब देखिए, सम का मीनिंग डायरेक्ट कुछ ही आता है, और जो एनी है वो हल्का सा पर्सन के लिए, प्लेस के लिए एनीथिंग, एनीवन, ऐसे मतलब सिलेक्शन, थोड़ा सिलेक्ट करने की बात करता है कि कोई है, एक पर्सन, सिंगुलरिटी को दिखाता है। सम जो है प्लूरलिटी को दिखाता है, कुछ ज्यादा चीजों को दिखाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल कैसे हैं। जैसे, उसने कुछ फल खरीदे, उसने कुछ फल खरीदे, तो फल जो हैं उनकी क्वांटिटी, देखिए नंबर भी मान सकते हैं और क्वांटिटी भी मान सकते हैं। तो शी बॉट सम फ्रूट्स, शी बॉट सम फ्रूट्स, तो यहां पे कुछ का मीनिंग सम आया। अब देखिए, क्या उसके पास कोई किताब है? अब समझिए, देख लीजिए, कोई किताब यानी सिलेक्शन जैसे दे रहा है, चुनाव करना है तुमको, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डज ही हैव एनी बुक, डज ही हैव एनी बुक। अब यहां से इसका मीनिंग आ गया एनी का। कुछ लड़के यहां आ रहे हैं, इसमें कुछ का मीनिंग क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बड़ा। बड़ा का दो मीनिंग है, बिग और एल्डर। बिग और एल्डर हिंदी में दोनों का मीनिंग बड़ा ही है, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग अलग अलग कैसे है इसको समझना होगा। कैसे, देखते हैं। यह कमरा बड़ा है, यानी यह बड़ा कमरा है, या यह कमरा बहुत बड़ा है। बड़ा जब कोई वस्तु, इसके बारे में बात करेंगे, मतलब आकार, शेप। अगर पर्सन भी बहुत बड़ा है तब भी हम बिग बोल सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है तब भी हम बिग बोल सकते हैं, मतलब उसमें बिगनेस का सेंस आना चाहिए। जिसे अमिताभ बच्चन को बिग बी बोला जाता है, तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसमें बड़प्पन है, तो उसको बोलते हैं बिग। तो कहते हैं दिस इज अ बिग रूम, यह बड़ा कमरा है। कोई भी आकृति, कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी व्यक्तित्व, तो हम बिग का यूज करेंगे। लेकिन एल्डर का यूज कब करेंगे? जब कोई ब्लड रिलेशन में बड़ा हो, भाई बहन ऐसे। तो रिया उसकी बड़ी बहन है, तो रिया इज हिज एल्डर सिस्टर, रिया इज हिज एल्डर सिस्टर। वह बड़ा फोन था, तो बड़ा फोन था, फोन के साथ बड़े के एल्डर या बिग क्या यूज होगा? बहुत ही ईजी है, आप सोच के मेरे कमेंट सेक्शन में भेजें। अब देखिए, जरूरत। जरूरत के दो मीनिंग हैं, एक है वांट और एक है नीड। तो नीड कब कहेंगे और वांट कब कहेंगे? वांट का मतलब भी चाहना है और नीड का मतलब जरूरत है। वांट का मतलब भी जरूरत ही है, जैसे वांटेड। तो मुझे दूध चाहिए, तो यहाँ पे ये जो चाहिए है, अब देखिए यहाँ पे चाहिए वर्ड आया, बट शुड नहीं लगा सकते। शुड का मतलब कुछ काम करना चाहिए, और मुझे दूध चाहिए मतलब मैं दूध चाहता हूँ, ये इसका सेंस है। इंग्लिश बड़ी ब्यूटीफुल एक लैंग्वेज है, जिसको आप सेंस के अकॉर्डिंग जितना अच्छे से समझेंगे ना, तो बहुत आसानी से सेंसेस को समझ पाएंगे। मुझे दूध चाहिए, तो इसका दूसरा वर्ड क्या बनेगा? मैं दूध चाहता हूँ, ऐसा भी आप मानेंगे। तो यहाँ पे नीड, अगर हमारी ज़रूरत है कोई चीज़, मतलब मुझे ज़रूरत है, तो हम नीड का यूज करते हैं। और अगर हम कुछ चाहते हैं, उसकी ज़रूरत होगी तभी चाहते हैं, बट आई वॉन्ट मिल्क, मेरी इच्छा है, डिज़ायर है, मेरा मन है ऐसा करने का, तो वांट है। नीड में क्या होता है? मन नहीं होता है, ज़रूरत ही होती है, कंपल्सन होता है। ये फ़र्क
एक मन की बात होती है और एक ज़रूरत की बात होती है। तो जब मन की बात हो तो वांट का यूज़ करें और जब ज़रूरत की बात हो तो नीड का यूज़ करें। मुझे एक कार की ज़रूरत है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मन है कार लेना, ऐसी बात नहीं कर रहा है। ये है कंपल्सन है कि मुझे किसी काम के लिए कार की ज़रूरत है, तो नीड का यूज होगा। आई नीड अ कार, आई नीड अ कार। सिंपल समझ लीजिए, जब आप मन मर्जी से काम करना चाहें तो वांट, ज़रूरत हो, जैसे वो बर्गर खाना चाहता है तो यहाँ पे नीड है बर्गर खाने की, वो चाहता है या उसकी इच्छा है बर्गर खाने की, ये आपको समझना होगा। दिस यानी यह और दैट मतलब वह, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों को हम अलग अलग कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। देखिए, दिस का मतलब जो हमारे दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो दिस, और अगर वो हमसे दूर है तो दैट। हम सिर्फ इतना ही फील करें, ये मत फील करें यह और वह, नो। यह एक कार है, दिस इज़ अ कार। और अगर हम वही चीज़ दूर खड़ी हो जाए तो वही वर्ड हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ कार। सिंपल समझ लीजिए आप। और दिस और दैट हमेशा सिंगुलर वर्ड हैं। इनका प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। वह एक पेड़ है, तो अगर पेड़ पास है तो हम दिस का यूज़ करेंगे, अगर पेड़ हमसे दूर है तो हम दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। सिंपल, दैट इज अ ट्री। यह बहुत अच्छा पेन है। अब आपको बताना होगा कि ये दिस का यूज़ करेगा कि दैट का यूज़ करेगा। देखिए, दिस और दैट के मीनिंग में बिल्कुल बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। आप हिंदी में यह वह समझ लेते हैं, नो। कोई चीज़ हमारे पास है, जिसे कार पास में है तो दिस इज अ कार, दूर है तो दैट इज अ कार। सिंपल। जैसे अब देखिए, दिस का मीनिंग भी यह है और इट का मीनिंग भी यह है, लेकिन कहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, कोई चीज़ नेचुरल अगर है और वो नॉन लिविंग की लिस्ट में आ रही तो इट का यूज़ करेंगे, और अगर वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है और वस्तु है, तो हम उसमें दिस का यूज़ करें। ये एक बेसिक फ़र्क है। दूसरा, अगर कोई वेदर का, नेचुरल थिंग्स का, ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहा है तो देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स अगर है तो हम दिस का यूज़ करें। नॉन लिविंग का मतलब इंग्लिश में एनिमल्स को भी नॉन लिविंग ही मानते हैं, बट उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ नहीं करते हैं। और इट भी नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, ध्यान से समझना, इट भी नॉन लिविंग है बट नेचुरल नॉन लिविंग है, और जो दिस है वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल नॉन लिविंग है। मतलब जो मैन मेड वस्तुएं, कार, घर, फ्रिज, कूलर, टीवी, बाइक, एरोप्लेन, ये सब दिस में आ जाएगा। और अगर जैसे बुफेलो, काऊ, गोट, डॉग, एलिफेंट, इनको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इट के यूज़ में करेंगे। और टाइम के लिए, सीजन के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं इट का, और वैसे हम सभी के लिए यूज़ करते हैं दिस का। इन चीज़ों को आपको बेसिकली थोड़ा ध्यान रखना है। तो दिस इज अ कार और इट इज़ अ कार, ये दोनों आप मान सकते हैं। दिस इज अ कार और इट इज़ अ कार आप दोनों मान सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से ये देखना है कि दिस इज अ कार राइट सेंटेंस है, इट इज़ अ कार भी राइट सेंटेंस माना जा सकता है, लेकिन जब हम इट को एक प्रोनाउन जैसे ट्रीट करें तब। 11 बजे हैं तो कंफर्म है, दिस इज नहीं, इट्स 11 o'clock ही बोलना होगा। यह एक किताब है, तो इसके लिए हम दिस इज अ बुक या इट इज अ बुक क्या करेंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा और मेरे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिख के भेजना होगा। लेकिन कैसे करेंगे ये आपको समझना होगा। आप इन तरीके की जानकारियां जरूर लें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। इंग्लिश की इन छोटी छोटी जानकारियां न होने की वजह से हम कभी कभी बहुत अच्छी जगह पे एम्बैरेसमेंट सा फील करते हैं, तो उस एम्बैरेसमेंट को हम फील ना करें, इसलिए क्या करना होगा कि हम इन जानकारियों को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, आई विल बी देयर एंड watch it this, and after that next a full information video will come। आप इसको ज़रूर देखें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, मेरे सपोर्ट में बने रहें। मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए,
हंसते मुस्कराते रहिए और मेरे चैनल को देखने के लिए बिल्कुल अवेलेबल और बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।